क्लास 12। तो अंतराल पुस्तक की अगली कहानी आरोहण। ठीक है, चलिए हम इसे शुरू करते हैं। आपको पहाड़ दिख रहे हैं, यहाँ पे पहाड़ पे दो लोग भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहाड़ की कहानी अब हम पढ़ते हैं। पहाड़ियों की कहानी। बस उन्हें देवकुंड के स्टॉप पर उतारकर आगे बढ़ गई तो रूप सिंह की नज़र सबसे पहले अपने गांव की ओर उठ गई। पूरे 11 साल के बाद लौट रहा था वह अपने गांव माही। गांव का नाम माही, लड़के का नाम रूप सिंह। तो रूप सिंह गांव से बिना किसी को कुछ बताए चला गया था। अब वो 11 साल के बाद अपने गांव लौटा था। गांव का नाम था माही। एक अजीब किस्म की लाज, अपनत्व और झिझक उसे घेरने लगी थी। बहुत शर्म भी आ रही थी। गांव से भागकर चला गया था वो। कोई उससे पूछे कि वह इतने साल कहाँ रह गया था, इतने सालों के बाद लौटकर आया ही क्यों, तो वो क्या जवाब देगा। कोई खतो किताबत भी नहीं, मतलब कहीं भी खत वत नहीं लिखा उसने। पता नहीं कौन कहाँ हो, कौन कहाँ। 11 साल कम भी तो नहीं होते। तो काफ़ी लंबा समय था जो बीत चुका था जब अब रूप सिंह अपने घर को वापस लौटा था। सब पूछेंगे तो क्या जवाब देगा, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। तो कई सारी आशंकाएं उसके मन में कौंध रही थी। एक दिक्कत और थी, 11 साल बाद भी कोई मुवक्किल सड़क न बन पाई थी माही के लिए। तो गांव में कोई अच्छी सड़क नहीं थी। अकेले जाना होता तो अपने गांव के लिए क्या सड़क और क्या पगडंडी, मगर साथ में कोई और हो तो सोचना पड़ता है। उसके साथ कोई और भी उसका मित्र आया था। अगला क्या सोचेगा कि कैसा गांव में ये रह रहा है, तो सड़क क्यों नहीं बनी इतने साल में, वो यह सोचने लगता। फिर साथ वाला भी कोई ऐसा वैसा नहीं, शेखर कपूर था। एक तो उसके गॉड फादर कपूर साहब का लड़का, दूसरे IAS ट्रेनी। अब ऐसे एक खास मेहमान को पैदल पांव अपने गांव लेवा जाना, अपनी और अपने गांव की तौहीन कराना ही तो हुआ ना। एक IAS ऑफिसर था वो, और उसके पिताजी ही जो थे वो रूप सिंह को अपने साथ ले गए थे माउंट क्लाइंबिंग करने के लिए। तो वो सोचता है कि इतने बड़े आदमी को कैसे मैं पैदल चलाऊं। शेखर अपने बाइनोकुलर से पहाड़ों और घाटियों को देखने में लगा हुआ था, मगर रूप आंखें बंद करके भी वह 15 किलोमीटर और 11 साल की दूरी से देख सकता था अपने गांव को। तो गांव से बहुत अच्छी तरह से याद है, वो अपने गांव को देख रहा था। यह दिगर बात थी कि वह और उसके माही के बीच अभी कई पहाड़, कई नदियाँ और कई घाटियाँ। तो ये जाहिर सी बात थी ना कि अभी बहुत से पहाड़ उसे पार करने थे अपने गांव पहुंचने के लिए। उसने अपने सामने किसी विशाल डायनासोर की तरह पसरे पहाड़ को देखा, फिर उसके पीछे की जर्द परतों को जिन पर बादल और धुंध की फफूंदियाँ जड़ी हुई थी। उसके हिसाब से अभी वह 6000 फीट की ऊंचाई पर था और यहाँ से 15 किलोमीटर चलकर 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुँचना था उसे। उसने कलाई पर बंधी अपनी इम्पोर्टेड घड़ी पर नज़र गड़ाई। अभी सुबह के 10 बजे थे, मगर पैदल चलना हो तो शाम तो होनी ही है। तो काफ़ी ऊंचाई पे थे वो, पहाड़ी में है ना वो, तो काफ़ी ऊंचाई पे थे वो। और अभी भी उसे मतलब 10,000 फीट की ऊंचाई चढ़नी थी और 15 किलोमीटर उन्हें चल कर जाना था, तभी वो अपने गांव माही पहुंच पाएंगे। चाय का ग्लास थामते हुए उसने आसपास एक उड़ती सी नज़र डाली। चाय वाले से पूछा, यहाँ कोई घोड़ा वोड़ा नहीं मिलता क्या? आप कहीं जाना छावा, आपको कहाँ जाना है? पहाड़ी भाषा में कहानी दी गई है। तो वो चाय वाले से पूछते हैं कि यहाँ कोई घोड़ा मिलेगा, तो चाय वाला कहता है कि आपको कहाँ जाना है? माही सरगी से पहले का गांव है। चाय वाला अपना सिर खुजलाने लगा, फिर जैसे खुद से दरियाफ्त करने लगा। यहाँ से डाक बंगला और मशरूम सेंटर तक तो जाते हैं, लेकिन माही, तभी जैसे कुछ याद आया उसे। उसने आगे बढ़कर गुमसुम से बैठे 9-10 साल के लड़के को पुकारा, ओए महीप, तू ही वकी जाना छू, तू वहाँ जाएगा? अरे माही, लड़के ने, जो किसी बुजुर्ग की तरह पत्थर की सीढ़ियों पर अकेला बैठा हुआ था, अपनी उदासीन सी गर्दन फेरी मगर कुछ बोला नहीं। उड़े हुए नीले रंग की पहाड़ी पतलून सलेटी स्वेटर में समेटी अपनी तमाम गंभीरता के बावजूद अपने सुंदर गोरे चेहरे की मासूमियत को भी झटक नहीं पाया था वह। ये जा सकेगा भला? शेखर ने अपना संदेह प्रकट किया। जाएगा साहब, कैसे नहीं जाएगा? यहाँ सवारियाँ मिलते ही कहाँ हैं? आप लोग चले गए तो बैठ के मक्खई तो मारना है, घाट बटी झगड़ा करी के पैसा कमाना के
वास्ते ही तो आई छो। तो चाय वाले ने उसे कहा कि घोड़ा वोड़ा मिलेगा कि नहीं, यहाँ सामने जाना हो तो मिल जाएगा। फिर उसे अचानक कुछ याद आया कि एक बच्चा है 9-10 साल का जो घोड़ा लेकर माही गाँव जा सकता है। इस बच्चे को याद रखिएगा, इस बच्चे की भी कहानी आपको पता चलेगी आगे जाकर कि ये बच्चा कौन है। काफ़ी उदास सा था वो बच्चा, चुपचाप बैठा था। तो चाय वाले से शेखर और रूप सिंह जो है वो पूछते हैं कि ये बच्चा कैसे जाएगा इतनी दूर गाँव। तो चाय वाला कहता है अगर नहीं जाएगा तो बैठ के मक्खी मारेगा, और ये तो जाता है जब इसे सवारियाँ यहाँ पे और कोई है नहीं, जब यहाँ पे इसे जो सवारी आती है वो मिलती है तो उसे लेकर ये जाता है और ये ले जाकर वहाँ पहुँचाता है, ठीक है। और अगर नहीं जाएगा तो यहाँ पे बैठ के मक्खी तो मारेगा। चल पड़े वे, एक घोड़े पर शेखर दूसरे पर रूप। 2 घोड़े थे, दोनों पे वो बैठ गए। महीप शेखर वाले घोड़े के साथ आगे आगे पैदल चल रहा था। तो शेखर जिस घोड़े पे था उसे पकड़ के महीप नाम का जो लड़का था वो आगे आगे चलने लगा। पहले पहाड़ तक रास्ता ठीक ठाक था, मगर उससे उतरते ही धूप का उजाला चंदोव जहाँ तहाँ दरकने लगा था। तो काफ़ी धूप थी, धूप की सुनहरी पट्टियों के बीच छाया की स्याह पट्टियों मानो धारीदार खालों वाला वह विशाल जानवर बैठकर पगुड़ा रहा था। पता नहीं कौन किसका पैबंद था, उजाला अंधेरे का या अंधेरा उजाला का। तो थोड़ी दूर तक तो रास्ता अच्छा था, आगे जाते ही काफ़ी धूप निकल आई थी और आसमान में अलग अलग बादलों से अलग अलग धारीदार जैसे खालों वाला कोई जानवर सा नज़र आ रहा था। बादल से कभी कभी देखते होंगे आपकी आकृतियाँ बन जाती है, तो उन आकृतियों को देख करके ये शेखर और ये सब कह रहे थे कि शेखर और ये रूप सिंह सोच रहे थे कि पता नहीं जैसे कोई जानवर बैठ के पगुड़ा रहा हो, बैठ करके देख रहा हो। चढ़ाइयाँ और ढलाने, पहाड़ों में और क्या मिलती है, चढ़ाई और ढलान ही मिलती है। बीच बीच में जहाँ तहाँ उगे छोटे छोटे से घरौंदे, जैसे मशरूम सेंटर के कुकुरमुत्तों की फसल दूर तक छिटक गई हो। सामने के पहाड़ों पर बादलों के पंख लग गए थे जो झर झर कर उनके अगल बगल उड़ रहे थे। नीचे घास लताएं, पेड़ों की कहीं फीकी तो कहीं चटक हरियाली समेटे पहाड़, कहीं कच्चे कहीं पक्के। नीचे कोई नदी बह रही थी, शायद सुपिन नदी थी, शाप की मारी अभागिन सुपिन। घाटी से किसी अदृश्य नारी कंठ का कोई गीत उमड़ रहा था, पतला दर्दीला सुर। ऊंची नीची डांडियों माँ हे कुहेड़ी ना लाग तू। वे पहाड़ के नीचे नदी के बगल के पथरीले रास्ते पर चले जा रहे थे। घोड़ों के खुरों से खट खट खड़ खड़ के अस्फुट ताल के ऊपर फैलता सा वह गीत जैसे कोई रंग पसर रहा हो। तो प्रकृति का काफ़ी सुंदर वर्णन किया गया है कि पहाड़ों के बीच जब वो चल रहे थे तो उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा था। हर तरफ हरियाली नज़र आ रही थी, सुपिन नदी नज़र आ रही थी, नदियों को देख रहे थे। और फिर अचानक ही कहीं उन्हें एक सुरीला गीत भी सुनाई पड़ता है। पहाड़ी औरतें अक्सर पहाड़ियों में गीत गाया करती हैं, तो वो गीत सुनकर उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। वो गीत सुनते सुनते घोड़े में बैठे चले जा रहे थे। ऊंचे नीचे पाघो माँ हे घसेरी न जाए तू। गीत जैसे सावन और मृत्यु इस लोक और उस लोक के से परे किसी अलग ही अमूर्त लोक से उड़ रहा था। तो ये गीत उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस लोक का नहीं, उस लोक का नहीं, पता नहीं कहाँ से वो गीत सुनाई दे रहा था। ऊंची नीची डांडियों माँ हे हिलास ना बांस तू। इसका मतलब क्या हुआ यार? शेखर ने पीछे मुड़कर रूप से सवाल किया। मतलब कोहरे से सवाल कर रही है। कोहरा जो छा जाता है ना, उससे वो सवाल कर रही है। कौन? वो औरत, कोई घास गड़ने वाली पहाड़ी लड़की की। ए कोहरे, ऊंची नीची पहाड़ियों में तुम ना लगो जाकर। वो कोहरे से, यानी जो कोहरा छा जाता है ना, उससे कह रही है कि तुम ऊंची नीची पहाड़ियों पर कोहरे मत लगाओ। इस पर कोहरा घास वाली लड़की से कहता है कि ऊंची नीची पहाड़ियों में तू ना जाया कर। इसी तरह वह हिलास नाम के परिंदे को भी आगाह करती है कि ऊंची नीची पहाड़ियों में अपना बसेरा ना बनाया करो। मगर तेरी आवाज़ भर्रा क्यों गई? बताते बताते शेखर ने पीछे मुड़कर ताका। यह एक दर्द की टेर है शेखर साहब, आपने वो गीत सुना होगा, बहुत पुराना गीत। छुप गया कोई रे दूर से पुकार के, दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार के। तो फिर रूप सिंह कहता है कि ये बहुत दर्द भरे गीत हैं जो सुनकर काफ़ी मन को तकलीफ़ भी होती है। शेखर ने गीत को पूरा किया तो वह एक गीत को याद दिलाता है कि इस गीत से मिलता जुलता एक गीत था
छुप गया कोई दर्द देकर प्यार के, तो इस तरह के गीत वो बताता है और काफ़ी दर्द भरा गीत होता है। तो बोलते बोलते रूप सिंह का गला जो है वो भर जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ते कहानी, आगे अब हम अगले वीडियो में कल यहाँ से शुरू करें। धन्यवाद।